हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सो पार्ट 1 जो है वो उसमें जो आर्टिकल्स इंक्लूड होते हैं वो आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 4 तक है। सो पार्ट 1 बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक। सो अब नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल द आर्टिकल्स, जो भी आर्टिकल्स इस पार्ट में इंक्लूडेड है। सो सबसे पहला आर्टिकल नंबर 1 जो कहता है नेम एंड द टेरिटरी ऑफ यूनियन। ठीक। इसका मतलब ये है कि इंडिया, जिसका नाम भारत भी है और शॉर्ट में इंडिया भी बोलते हैं, ये एक राज्यों का संघ है। इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक। ये दर्शाता है एक इंडिया के अंदर कौन सी पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो होती है। ठीक है। जब हम बात करते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स में, तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है कि इंडिया इज़ अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, जबकि इसको बोला गया था कि हमारे यहाँ जो है फेडरेशन का मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब ये होता है कि डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन स्टेट एंड द सेंट्रल। ठीक। तो जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा गया है कि इंडिया इज़ अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। बट स्टिल हमारे पास फेडरल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है। ओके। और नेक्स्ट इसका एक और चीज़ मतलब होती है कि इंडिया जो है वो किसी भी राज्यों का समझौता नहीं है। मतलब इट इज़ नॉट रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स। ठीक है। इंडिया से स्टेट्स बने हैं, स्टेट से इंडिया नहीं बना है कभी। ठीक है। दूसरी बात ये है कि कोई भी स्टेट्स को कोई भी हक नहीं है कि वो यूनियन के ऊपर जा सके। ठीक है। जैसे कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि स्टेट्स ऊपर आते हैं, बाद में उनका कंट्री आता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। स्टेट्स के ऊपर यूनियन हमेशा है। ठीक है। जैसे हमारे फैमिली में क्या होता है कि हमारे फादर का डिसीज़न लास्ट डिसीज़न होता है, वैसे ही स्टेट्स से ऊपर कुछ स्टेट्स के ऊपर यूनियन आता है और यूनियन का डिसीज़न फाइनल डिसीज़न होता है। ठीक है। कभी भी आर्ग्यूमेंट होता है, जैसे हम लोग ने लास्ट वीडियो में समझा था कि जैसे जब कॉन्करेंट लिस्ट की बात आती है तो उसमें दोनों होती हैं, स्टेट का भी होता है, यूनियन की भी मैटर होते हैं। ठीक है। बट अगर दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होगा तो हमेशा यूनियन ही जीतेगा। ठीक। और एक लाइन है कि इंडिया इज़ अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका मतलब ये है कि इंडिया को कोई नहीं तोड़ सकता है, बट इसके स्टेट्स को तोड़ सकता है। ठीक है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इसमें बात किया गया है कि दो इंडिया के पास फेडरल कैरेक्टर है, बट द कंट्री इज डिवाइड इनटू स्टेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ओनली। ठीक है। इसका मतलब यही है कि हमारा भले ही फेडरल नेचर है, बट हमारी कंट्री को डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड किया गया है ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। ठीक है। ओके। जो अब ये स्टेट्स एंड टेरिटरी स्पेसिफाइड, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जो ये टर्म है यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सारे स्टेट्स एंड टेरिटरी, सारे स्टेट्स तो आते हैं, बट टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब ये होता है कि वो सारी पूरी टेरिटरी कवर करता है। मतलब कि जितने भी स्टेट्स हैं और जितने भी अदर टेरिटरीज़ हैं, जैसे हमारे पास 28 स्टेट्स हैं इस अभी प्रेजेंट में और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। और अदर टेरिटरीज़ का मतलब क्या है कि अगर फ्यूचर में हम कुछ और अक्वायर करते हैं तो वो सब भी इसी के अंदर इंक्लूडेड होगा। ठीक। तो ये इज़ जस्ट अबाउट आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये कहता है। ठीक। सो अब नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 कहता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ये इस आर्टिकल से पार्लियामेंट को, अगर पार्लियामेंट के पास पूरा राइट है कि अगर वो कोई नई टेरिटरी एंटर करना चाहता है, इंडिया में एंटर करवाना चाहता है, तो वो आराम से करा सकता है। एंड देन आर्टिकल 2 जो है वो लागू होता है। ठीक है। आर्टिकल 3 ये कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, एरियाज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 3 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो एक नया स्टेट बना सकता है, किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज़ कर सकता है, किसी भी स्टेट के एरिया को डिक्रीज़ भी कर सकता है, और किसी भी स्टेट की बाउंड्री को वो ऑल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है, और किसी भी स्टेट के नाम को बदल सकता है। कि मान लो कल योगी आदित्यनाथ जी का मन किया कि यूपी का नाम बदल दे, तो वो पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करेंगे और अगर पार्लियामेंट को सही लगा तो वो नाम बदल भी जाएगा। ठीक। एक एग्जाम्पल। अब इसका जो आर्टिकल 3 का प्रोविज़न यही है कि कोई भी बिल जो है उसको ज़रूरत नहीं है कि किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाए। इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन द हाउस। किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करना इतना ज़रूरी
नहीं है। अगर पार्लियामेंट को ऑल्ट्रेशन करना है या कुछ भी चेंजेस करने हैं तो वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन लेगा, और प्रेसिडेंट जो है वो उस पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाके उससे ओपिनियन मांगेगा। बट वो प्रेसिडेंट के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है कि नहीं, दबाव नहीं है कि नहीं जो स्टेट लेजिस्लेचर बोलेगा वो फॉलो ही होना चाहिए, नहीं है ऐसा। बट जब भी पार्लियामेंट प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेगा उसके ओपिनियन का, तो प्रेसिडेंट को डिले बिल्कुल नहीं करना उस बिल को पास करने में, उसको तुरंत बता देना है कि उनकी क्या ओपिनियन है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वो किसी भी स्टेट पे बाइंडेड नहीं है कि वो जैसे फॉर एग्जांपल यूपी के बाउंड्रीज़ में कुछ चेंजेस करने हैं अगर पार्लियामेंट को, तो वो यूपी के स्टेट लेजिस्लेचर पे बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। वो अपना डिसीजन पार्लियामेंट जो है वो खुद लेगा, हाँ ओपिनियन ले सकता है बट डिसीजन वो खुद लेगा, ठीक है। तो स्टेट का रिकमेंडेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है, मतलब नहीं ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 4 पे, जो कहता है कि अगर 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 हम लोग अगर पार्लियामेंट आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी चेंजेस करता है तो शेड्यूल 1 और 4 में भी चेंज होगा। अब शेड्यूल 1 और 4 क्या था? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, मतलब टी मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया वो शेड्यूल 1, और 4 मतलब एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। क्यों टेरिटरी? अब जाहिर सी बात है कि शेड्यूल 1 में टेरिटरी के बारे में बोला गया है, तो अगर टेरिटरी से रिलेटेड ही कोई चेंजेस हुआ, मतलब कोई स्टेट की बाउंड्री चेंज हुई या कुछ भी चेंज हुआ, तो डेफिनेटली शेड्यूल 1 में भी वो चेंजेस करने पड़ेंगे। और शेड्यूल 4 कहता है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, अगर किसी भी स्टेट का एरिया को हम कम या बढ़ा रहे हैं तो उसकी सीट्स भी अगर कम हो रही हैं तो कम एरिया हो रहा है तो कम हो जाएंगी, अगर बढ़ रहा है तो बढ़ेंगी, तो वो शेड्यूल नंबर 4 भी अफेक्ट होगा इससे। हाँ, बट ये याद रखिएगा कि इसमें कोई भी अमेंडमेंट करते हैं तो आर्टिकल जो है आर्टिकल 368 में, 368 जो कहता है कि अमेंडमेंट का आर्टिकल होता है वो फॉलो नहीं किया जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट हम लोग कर सकते हैं, मतलब साधारण बहुमत से, यानी 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक। जितने भी मेंबर्स संसद में उपस्थित है उनका 2/3 हिस्सा जितने भी की वोटिंग से वो बिल जो है वो अमेंड हो जाएगा, ठीक है। फिर एक 1959 में एक बेरूबारी यूनियन केस आता है जिसमें ये कहा गया है कि इंडियन टेरिटरी इफ़ हैज़ टू बी गिवन टू फॉरेन टेरिटरी, अगर इंडिया का कुछ पार्ट फॉरेन मतलब किसी दूसरे राज्य को, किसी दूसरे कंट्री को देना पड़े, तब जो है वो आर्टिकल 368 जरूर लगेगा विथ स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। वहीं 2014 में अभी हाल ही में क्या हुआ था कि इंडिया बांग्लादेश की बाउंड्री डिस्प्यूट हुआ था, ठीक है। तभी 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उसी को ही बोलते हैं। उस टाइम पे क्या हुआ था कि कुछ इंडिया का हिस्सा बांग्लादेश पे चला गया था और कुछ बांग्लादेश का जो हिस्सा है वो इंडिया में आ गया था, ठीक है। तभी 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वो इसी को ही बोलते हैं। अदरवाइज़ जो होता इस समय GST होता 100 अगर ये चीज़ ना होती तो, ठीक है। ठीक, तो ये थे आर्टिकल 1 से 4। अब जल्दी से हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं आर्टिकल 1 से 4 के बारे में। सो आर्टिकल 1 क्या कहता है? नेम एंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक। इंडिया और उसके यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 बात करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, कोई भी नए राज्य का अगर नए राज्य बनना है तो आर्टिकल 2 के अंदर आता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज, नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ठीक। एंड और इसमें पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है ये सब चेंजेस या अमेंडमेंट करने की विदाउट एनी अमेंडमेंट एक्ट विद अ सिंपल मेजॉरिटी। एंड आर्टिकल 4 क्या कहता है कि अगर कोई भी दूसरे और तीसरे आर्टिकल में हम लोग कुछ भी अमेंडमेंट करते हैं तो शेड्यूल 1 और 4 भी अमेंड होगा, ठीक। ये आर्टिकल 1 से 4 था। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में। नाउ वी विल डिस्कसिंग कि कैसे इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो बने। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कैसे इंडियन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। तो मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब हमारे पास टोटल जो थे वो 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, जिसमें से क्या हुआ था कि 549 प्रिंसली स्टेट्स ने तो बोल दिया था कि वो आसानी से इंडिया में ज्वाइन हो गए थे, बट जो 3 मेजर प्रिंसली स्टेट्स थे वो आनाकानी करने लगे थे। तो वो जो 3 मेजर थे उनमें से हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर,
ये 3 मेजर थे जो आनाकानी कर रहे थे इंडिया में ज्वाइन करने की, इंडिया के यूनियन को ज्वाइन करने के लिए। तो हैदराबाद में क्या हुआ था, जब हैदराबाद में क्या हुआ था कि वल्लभ भाई पटेल जी ने इनसे बातचीत करी, यहाँ के जो भी यहाँ के जो नवाब वगैरह थे, फिर उस टाइम उस हैदराबाद में पुलिस एक्शन के थ्रू ये तैयार हो गया था कि हाँ अब ये भी इंक्लूड इंडिया को ज्वाइन करेगा। उस पुलिस एक्शन को एक ऑपरेशन भी चला था 1948 में, ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जूनागढ़ जो कि गुजरात में है, अब गुजरात में क्या था उस समय पे, गुजरात में जो थे वहाँ के लोग मेजॉरिटी हिंदू की थी, बट जो रूरल था वो मुस्लिम का था। तो इन्होंने बोला पहले रूलर ने बोला कि वो पाकिस्तान में जाएंगे, बट जो लोगों को नहीं जाना था पाकिस्तान में, उनको इंडिया में ही रहना था बिकॉज वो सब हिंदू थे। तब क्या हुआ, एक रेफरेंडम जारी हुआ, रेफरेंडम मतलब जनमत जारी हुआ कि जो जिसको ज़्यादा सपोर्ट करेगा वो ठीक है, जो जिसको ज़्यादा सपोर्ट करेगा वो वहीं जाएगा। तो वोटिंग हुई, उसे जनमत और बहुमत से पता चला कि सब लोग इंडिया में ही रहेंगे, लोग ने बहुमत दी कि इंडिया में रहेंगे, तो वो सब जूनागढ़ भी इंडिया में ज्वाइन हो गया, ठीक है। और फिर अब कश्मीर में क्या हुआ था कि कश्मीर वाले लोग भी पाकिस्तान जाने को ही कह रहे थे, ठीक है। बट जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने कश्मीर को पूरा अक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे, तब वहाँ के जो राजा थे हरी सिंह, उन्होंने नेहरू जी से बोला कि उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन चाहिए। तो ये इस तरह से कश्मीर भी अब इंडिया में ज्वाइन हो गया, ठीक है। बट जब हैदराबाद में क्या हुआ था, वहाँ का एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी थे कोत्तारू सीतिया गुप्ता, वो इस चीज़ से अग्री नहीं कर रहे थे, हालांकि उसे माना नहीं गया। अब ये तीनों प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो इंडिया में ज्वाइन हो चुके थे, ठीक है। फिर 1940 में एक 4 क्लासिफिकेशन आता है जिसमें पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, पार्ट डी थे। इन सारे पार्ट्स मतलब पार्ट ए में कुछ स्टेट्स थे, पार्ट बी में कुछ, पार्ट सी में कुछ, पार्ट डी में कुछ, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जैसे पार्ट ए डी के बारे में पूछ सकता है तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स थे उसमें, तो ठीक है। अब इसके बाद मांग उठती है भाषाओं के हिसाब से स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करना, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इसी को लेकर एक कमीशन आई थी जिसका नाम था एसके धर कमीशन, जो कि 1948 जून के महीने में आई थी, ठीक। उसने क्या किया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस जो मांग रखी गई थी कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन हो, तो जो लिंग्विस्टिक बेसिस मॉडल था उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, बिल्कुल रिजेक्ट, ठीक। उन्होंने ये बोला था कि जो भी स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से होगा, ना कि भाषाओं के हिसाब से होगा, ठीक है। फिर इसी पे काफ़ी स्ट्राइक वगैरह चला। फिर इस पे एक कमेटी आती है जिसका नाम है जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी इसका फुल मतलब, इसमें 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी और पिता भी सीतारामैया जी, ठीक है। इन तीनों की कमेटी थी जेवीपी कमेटी, दिसंबर 1948 में आई थी, ठीक है। इसने भी रिजेक्ट कर दिया लिंग्विस्टिक प्रोविज़न को, जो भी मॉडल था इसका, ठीक है। इसने बोला कि सिक्योरिटी, यूनिटी, इकोनॉमिक कंडीशन नेशन का ही कंसीडर किया जाएगा, उस पर्टिकुलर स्टेट का ही कंसीडर किया जाएगा, ना कि भाषा। फिर क्या हुआ कि स्ट्राइक वगैरह हो रही थी, तो एक 1953 में एक पोती सी श्रीमोल्लू करके एक पर्सनालिटी थे, इन्होंने क्या किया, ये अनशन पे बैठ गए। अब ये अनशन पे बैठे, 11-12 दिन के अनशन पे थे, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, तो इनकी डेथ हो गई, ठीक। फिर जब इनकी डेथ हो गई तो सबसे पहला मामला काफ़ी गर्म हो गया था, तो सबसे पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया इंडिया का, जिसे हम लोग आंध्र प्रदेश कहते हैं, जिसको 1 अक्टूबर 1953 में ये स्टेट बना था। जो तेलुगु स्पीकिंग मेजर जो यहाँ पे बोला जाता है वो तेलुगु स्पीकिंग एरिया है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, एक दूसरी कमीशन आती है, फजल अली कमीशन, ठीक है। इसमें 3 मेंबर्स थे, फजल अली, KM पन्निक्कर एंड HN कुंजरू जी, ठीक है। इसमें ये इसकी रिकमेंडेशंस क्या की थी, इसने सबसे पहले तो रिजेक्ट कर दिया था 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, वन लैंग्वेज और 1 स्टेट को रिजेक्ट कर दिया था, ठीक। एंड इट एक्सेप्ट, ठीक, 1 लैंग्वेज और 1 स्टेट को रिजेक्ट कर दिया था, बट इसने एक्सेप्ट किया लिंग्विस्टिक बेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। पर इसने वो जो भाषाओं के आधार पर जो राज्य बनने थे उस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब ये जो था वो रिजेक्ट हो गया एंड दिस वाज एक्सेप्टेड, ठीक है। फिर इसी पे ही एक 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 आता है, जो एक इसके बाद उसमें क्या होता है कि इसने जो फजल अल कमीशन पे अपना जो भी था वो बिल्कुल इफेक्टिव हो गई थी इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद। और जितना भी जो हम लोग ने लास्ट में पढ़ा था कि 4 क्लासिफिकेशन 1950 में हो गए थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, वो सब
क्रॉस मतलब वो सब रिजेक्ट हो गया था। फिर उसी टाइम पे एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, कि कैसे कौन सा स्टेट्स जो है, कौन सा स्टेट कैसे बना, और क्रोनोलॉजी से हम लोग ये पढ़ेंगे कि स्टेट्स का फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक है, वो ये कहती है, इसकी एक ट्रिक है विच सेज आम गुनाह है मैम तुसी गाओ और मौज लो, ठीक है। आ से क्या है, आ से क्या है, आंध्र प्रदेश, ठीक। आंध्र प्रदेश, हालांकि लास्ट में हम लोग ने पढ़ा था कि इसका जो आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक प्रोविजन पे बना था 1 अक्टूबर 1953 में, बट फुल्ली फ्लेज स्टेट ये बना था 1 नवंबर 1956 में, ठीक। देन माँ से महाराष्ट्र जो कि 1960 में बना था, गु से गुजरात अगेन 1960, ना से नागालैंड 1963 में, हा में इसमें कोई मात्रा नहीं, हरियाणा में भी कोई मात्रा नहीं होती, तो हा से हरियाणा 1966 में बना था। है में मात्रा, हिमाचल में भी मात्रा होती है, तो ही से हिमाचल जो कि 1971 में बना था। देन मेघालय, मैं से मेघालय 1972 में बना था, एंड मणिपुर 1972 में बना था। देन तू मतलब ता से त्रिपुरा 1972 में बना था। सी सिक्किम 1975 में बना था, ठीक। फिर गो से गोवा जो कि 1987 में इसको 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसने इसको स्टेटहुड का दर्जा दे दिया था, अदरवाइज वो अब तब तक वो एक यूटी ही था, ठीक है। अब सिक्किम में क्या होता था कि सिक्किम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जब तक ये राज्य नहीं बना था तब तक जो है वो एक चोग्याल डायनेस्टी इसमें रूल करती थी, ठीक। तो इसको आर्टिकल 2A के तहत एसोसिएटेड स्टेटहुड का दर्जा 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 में दिया गया था, बट कंप्लीट स्टेटहुड उसे 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में मिली थी, ठीक है। एंड देन मतलब और से अरुणाचल प्रदेश हो गया 1987 में, एंड मिजोरम लास्ट 1987 में। ये कुछ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स से जो बहुत पूछे जाता है, और इसकी ट्रिक यही है, ठीक है। अब इसको बार बार रिवाइज करने से ही ये और याद होएगी, तो इस ट्रिक को बार बार रिवाइज करने से ही आप याद कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और ट्रिक हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब क्या होता है कि अब कुछ राज्यों को कुछ स्पेशल अधिकार टाइप के मिले हुए हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे तो इसकी भी एक ट्रिक है, इसकी ट्रिक ये है कि नाम आसमा जी के, ठीक। नाम आसमा जी के। पहले तो 371 जो है वो आप वो आप याद रखिएगा कि महाराष्ट्र और गुजरात को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए इन स्टेट्स को, ठीक। अब आर्टिकल 371A से लेकर J तक में उसमें ट्रिक है नाम आसमा जी के। N फॉर नागालैंड, ठीक है। A फॉर असम, M फॉर मणिपुर, M से मणिपुर है, रिमेंबर मणिपुर। फिर A से आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, फिर A से है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है। S से सिक्किम, M से मिज़ोरम, पहला वाला था मणिपुर और फिर उसके बाद मिज़ोरम है। H से अरुणाचल प्रदेश, I से गोवा एंड A से अरुणाचल प्रदेश, G से गोवा एंड K से कर्नाटका। तो नाम आसमा जी के, ठीक। अब फिर से देख लेते हैं। N से नागालैंड, A से असम, M से मणिपुर, A से आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, A से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, S से सिक्किम, M से मिज़ोरम, A से अरुणाचल प्रदेश, G से गोवा एंड K से कर्नाटका। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल प्रोविजंस दिए गई हैं पार्ट 21 के तहत। तो ये कुछ स्टेट्स के बारे में डिस्कशन है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सिटीजनशिप के बारे में, यानी नागरिकता। तो चलिए अब हम लोग नागरिकता के बारे में डिस्कशन करते हैं और रिवीजन करते हैं, ठीक। तो पहले तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल्स इस पार्ट 2 में हैं, ठीक।
अब हम हमारे यहाँ क्या है, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, जो कि कहाँ से लिया है हमने, यूके से लिया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया है। और कई जगह सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी इंसान इंडिया में मतलब उस नेशन, उस पर्टिकुलर कंट्री में रह रहा है, उसके पास सिर्फ एक ही नागरिकता यानी उस कंट्री की ही नागरिकता है। जैसे इंडिया हमारे यहाँ सिर्फ एक ही नागरिकता है, जो कि अगर हम रह रहे हैं तो मैं एक इंडियन हूँ, ठीक है, मैं और कोई नागरिकता नहीं ले सकती। बट कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डुअल सिटीजनशिप चलती है, जैसे यूएसए और एक स्विट्ज़रलैंड है, वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप चलती है, ठीक। अब सिटीजनशिप में क्या देखते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस नहीं हुआ था, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक के थे, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद और आर्टिकल्स ऐड हो गए एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी 1955 में आया था, वो हम लोग बाद में स्लाइड्स में रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 ये कहता है कि शुड हैव अ डोमिसाइल इन इंडिया, मतलब कि या तो उसका जन्म इंडिया में हुआ हो, या उसका कोई भी पेरेंट इंडिया में उनका पेरेंट का जन्म हुआ हो, या फिर वो एटलीस्ट कंटिन्यूएशन में 5 साल तक इंडिया में रहा हो 26 जनवरी 1950 के बाद, ठीक, जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हो गया था उसके बाद। तो इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ फॉलो होती है तो उसको इंडिया का सिटीजनशिप दे दिया जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 कहता है कि दोज हु आर माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, बंटवारे के टाइम पे जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे उन लोगों को सिटीजनशिप दे दी जाएगी, ठीक। आर्टिकल 7 क्या कहता है कि जब बंटवारा हुआ था तब कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए होंगे, फिर बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, उन्हें वापस इंडिया जाना है, तो वो इंडिया वापस आ गए, तो उनको भी दे दी जाएगी, ठीक है। उस टाइम पे उनको सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स ऑफ पाकिस्तान की सिटीजनशिप दी गई, ठीक। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि सिटीजनशिप ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडियन ओरिजिन के सिटीजनशिप मिलना जो कि बाहर लोग रहते हैं। जैसे कोई भी किसी काम के लिए या जॉब के लिए बाहर चला गया काफ़ी साल तक, तो वो इंडियन ओरिजिन की उसको सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है। आर्टिकल 9 क्या कहता है, पर्सन वॉलंटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन कंट्री लूजेज इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। जो इंसान किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर करता है खुद की अपनी विल से, जैसे अक्षय कुमार जो है वो हांगकॉन्ग जो है वो कनाडा की सिटीजनशिप एक्वायर की गई, तो उनके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है, उन्होंने अपनी इच्छा से करी है, ठीक। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि कंटिन्यूएंस ऑफ द सिटीजन राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, जो भी नागरिकता का जो भी राइट्स है उसका कंटिन्यूएशन आर्टिकल 10 में है। आर्टिकल 11 कहता है कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप, अगर सिटीजनशिप में कुछ भी चेंजेस करने हो तो पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार है चेंजेस करने का, ठीक। तो दिस वाज तो ये थे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो कि 1955 में आया था, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें बताई गई थी, 2 थे, जो किन किन सिचुएशन में सिटीजनशिप को अक्वायर कर सकते हैं और किन किन सिचुएशन में सिटीजनशिप का खो देंगे एक इंसान, ठीक है। या तो उसका जन्म इंडिया में हुआ हो, ठीक है, या फिर वो बाहर पैदा बाय डिसेंट, मतलब बाहर पैदा हुआ हो बट उसके जो पेरेंट्स हैं वो इंडियन सिटीजन्स हैं, ठीक है। बाय रजिस्ट्रेशन यानी इंडियन ओरिजिन का है, ठीक है, और 7 साल तक कंटिन्यूएशन में इंडिया में रहा है वो, ठीक। बाय नेचुरलाइजेशन, मतलब इंडियन ओरिजिन का तो नहीं है बट वो 12 साल से इंडिया में रह रहा है, 11 साल से इंडिया में रह रहा है, ठीक है। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो फ्यूचर में कोई टेरिटरी इंडिया में आती है तो उस पर्टिकुलर टेरिटरी के जितने भी सिटीजन्स होंगे वो उनको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी, ठीक। अब हम लोग खो कब सकते हैं, कोई भी इंसान सिटीजनशिप को खो कैसे सकता है, बाय रिनंसिएशन, मतलब खुद की इच्छा से खो सकता है, अगर उसको नहीं चाहिए तो वो अपने आप वॉलंटरली रिनाउंस कर सकता है, ठीक है। बाय टर्मिनेशन, ठीक है, अगर किसी ने दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया है तो ऑटोमेटिकली उसके इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगी, खारिज हो जाएगी, ठीक। बाय डेप्रीवेशन, मतलब जैसे मान लो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी आ गई या वो कुछ फ्रॉड है,
ठीक है, या वो इंडिया और इंडिया और उसकी एनिमी को, अगर कोई वॉर हो रहा है और इंडिया किसी के साथ उसका युद्ध चल रहा है और इंडिया में रहते हुए वो इंसान उस एनिमी कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, तो उस टाइम पे उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। या फिर वो इंडिया से बाहर रह रहा है 7 साल तक कंटिन्यूएशन में, मतलब लगातार 7 साल इंडिया के बाहर रह रहा है, तब उससे उसकी सिटीज़नशिप, इंडिया की सिटीज़नशिप छीन ली जाएगी। तो ये था सिटीज़नशिप एक्ट के क्लॉजेस कि कब किसी भी नागरिक को सिटीज़नशिप उसके पास रहेगी और कब उससे छीन ली जाएगी। ठीक, अब हम लोग एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि एक सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में, रिसेंटली आया था, जिसको CAA बोलते हैं। इसमें क्या था कि इसमें ये बोला गया था 6 कम्युनिटीज़ यानी हिंदू, सिख, पारसीज, क्रिश्चियंस, जैन्स एंड बुद्धिस्ट, वो जो इन कंट्रीज़ के नाम है वो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, मतलब इन 3 कंट्रीज़ से ये 6 कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं वो इंडिया आते हैं, तो दे आर एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीज़नशिप। ठीक है, वो पूरा उनके पास अधिकार है इंडिया की सिटीज़नशिप को लेने का। अब इसमें इतना क्योस क्यों क्रिएट हुआ था, क्योंकि क्या हुआ था कि मुस्लिम्स जो थे वो इंक्लूड नहीं किए गए थे, तो इसमें वो बहुत ज़्यादा झगड़ा वगड़ा आपने न्यूज़ में भी देखा होगा वो हुआ था। ठीक है, इस एक्ट में एक और चीज़ हुई थी कि जो भी 11 साल का रिक्वायरमेंट था कंटिन्यूसली रहने का, वो 6 साल में मतलब रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये था सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट। सो ये पूरा था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, आई होप कि आप लोग भी रिवाइज कर पाए हो इस जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आप नेक्स्ट वीडियो में भी ट्यून्ड रहेंगे।